अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इन साइड पे मौजूद फखर में खुश आमदेद। आप 9 मई के वाक़यात को भूल सकते हैं, हम नहीं भूल सकते। आप बंदों को छोड़ते जाएंगे, हम बंदों को पकड़ते जाएंगे। न सिर्फ बंदों को पकड़ेंगे बल्कि अब तो उनके सहूलतकारों के भी गिरबानों को हाथ डाला जाएगा, उनको भी जेल में डाला जाएगा, उनको भी हवालात में डाला जाएगा और ऐसा सबक सिखाया जाएगा कि वो याद रखेंगे। ये वो रिजॉल्व है, ये वो अज़्म है जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से जाहिर किया जा रहा है और इस रिजॉल्व के और इस अज़्म के हमें वाज़ेह तौर पर जो असरात हैं वो नज़र आ रहे हैं और ख़ास तौर पर उस जगह से नज़र आ रहे हैं जो इससे पहले बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज नज़र आ रहा था, जो इश्क में या क्रश के अंदर मुब्तला थे और वो बाल्टियाँ भर भर कर सो कॉल्ड किस्म का इंसाफ तो वो प्रोवाइड कर रहे थे और उसके लिए कानूनी मुशगाफियों का जो है वो सहारा लिया जा रहा था। अब इस पैगाम के इस वाज़ेह रिजॉल्व के सामने आने के बाद ऐसा महसूस हो रहा है कि इस्लामाबाद में बनी सफ़ेद पत्थरों से बनी इमारत और वहाँ के जो मुकीम थे, यानी चीफ साहब के नाम से मैं उनको अक्सर पुकारता हूँ, वो जो चीफ साहब हैं वो भी राह रास्त पर आते हुए नज़र आ रहे हैं। और इस सिचुएशन के अंदर ये सबसे बड़ा सवाल है कि इस पैगाम ने या इस रिजॉल्व में क्या वाक़अतन इतना दम है जो चीफ साहब को राह रास्त पर ले आए। और दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि ये जो रिजॉल्व नज़र आ रहा है क्या इसके ट्रिकल डाउन इफ़ेक्ट्स नीचे यानी मातहत अदलिया तक नज़र आएंगे। इस सारी सिचुएशन पर आपके साथ बात करूँगा क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिचुएशन है और बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेटेड किस्म के इसके फैक्ट्स हैं और इनका जानना हमारे लिए इस वजह से ज़रूरी है कि हम इन दो सवालात का जायज़ा ले पाएंगे। लेकिन उससे पहले पॉलिटिकल फ्रंट को हम मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज नहीं कर सकते और ख़ास तौर पर उस वक्त जब 3 बड़ी शख्सियात लाहौर में मौजूद हों और उन तीनों शख्सियात का ताल्लुक हुक्मरान इत्तेहाद से हो, यानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, PDM के सरबराह जनाब मौलाना फजलुर रहमान साहब और सबसे बढ़कर ये कि मुफाहमत के बादशाह जनाब आसिफ अली जरदारी साहब। और अगर ये 3 शख्सियात लाहौर में मौजूद हों और वो जो कहते हैं ना कोई काम ना डाला जाए, वो खामोशी के साथ गुजर जाएं, तो इसका तो इम्कान ही पैदा नहीं होता। और अगर ये तीनों यहाँ पर मौजूद हैं तो आपको इस बात का अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि इन तीनों की मौजूदगी कोई नया से नया कोई गुल खिलाएगी। और इस मरतबा जो फ्यूचर सेटअप है, मेरा ये ख्याल है कि इन तीनों की लाहौर मौजूदगी का ताल्लुक उसी फ्यूचर सेटअप से है। और उसके लिए अगर आप गौर करें, कल मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने एक कमेटी बनाई थी और उस कमेटी ने बुनियादी तौर पर पंजाब के अंदर सीट एडजस्टमेंट्स का जायज़ा लेना था और ये देखना था कि किस हल्के में मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी को सपोर्ट कर सकती है और किन हल्कों में पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून के साथ ताउन को एक्सटेंड कर सकती है। ये बात तो ज़रूर है कि जनूबी पंजाब के अंदर कुछ ऐसे हल्के मौजूद हैं जहाँ पर पीपल्स पार्टी का वोट बैंक इस वक्त मौजूद भी है और वो बढ़ भी जा रहा है। और इसके साथ साथ सेंट्रल पंजाब के अंदर भी पीपल्स पार्टी अपने लिए कुछ गुंजाइशें बनाने की कोशिश कर रही है और इसीलिए आसिफ अली जरदारी साहब लाहौर में मौजूद हैं। इसका मतलब ये है कि इंतखाबात चाहे वो अक्टूबर में हो या उससे पहले, उसके लिए जो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून है ये अपने ग्राउंड वर्क को फाइनल शेप से दे रही हैं। और इसका मतलब ये है कि अगला जो इंतखाब है वो किसी हद तक जो मौजूदा हुक्मरान इत्तेहाद है वो मिल के लड़ेगा। और उसके लिए जो PDM है, चूँकि अगरचे पीपल्स पार्टी और ANP PDM का हिस्सा नहीं है, लेकिन PDM के अंदर वो मौजूद भी हैं और वो मौजूदा हुक्मरान इत्तेहाद का हिस्सा भी हैं। लिहाजा ये हुक्मरान इत्तेहाद के में शामिल जो हकीकी PDM है उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट सवाल है कि क्या उन्होंने जो इलेक्शन है वो एक इत्तेहाद की शक्ल में लड़ना है माइनस पीपल्स पार्टी और ANP, क्योंकि ये PDM में शामिल नहीं है। ये बात मैं वाज़ेह तौर पर आपको क्लियर कर दूं। और इस सिचुएशन के अंदर मौलाना फजलुर रहमान साहब जो PDM के सरबराह हैं वो ये जानना चाहते हैं मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप से कि उनकी आखिर ख्वाहिश क्या है। क्या वो जो है ये जो PDM है इसके प्लेटफॉर्म से इंतखाब लड़ना चाहते हैं या वो वैसा ही जो अरेंजमेंट है बनाना चाहते हैं जैसे उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ बनाना चाहते हैं। और उसके लिए उन्होंने एक वर्किंग कमेटी भी बना दी है। अब 2 इश्यूज़ हैं, एक जो PDM है उसको बाज़ाब्ता तौर पर इंतखाबी इत्तेहाद की शक्ल देना और दूसरा ऑप्शन है
کہ الگ الگ جماعتوں کے ساتھ حلقہ وائز جو ہے وہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنا، لیکن اس کے لیے جو ڈرا بیک ہے وہ ممکنہ طور پر یہ ہو سکتا ہے کہ اینٹی عمران خان ووٹ جو ہے وہ تقسیم ہو جائے، اور اس وقت حکمران اتحاد کم از کم اگلے انتخابات میں اینٹی عمران خان ووٹ کو تقسیم نہیں کرنا چاہتا، البتہ وہ پرو عمران ووٹ کو 2 یا 3 حصوں میں تقسیم کرنا چاہے گا، اور وہ اگر ووٹ تقسیم ہو جاتا ہے تو اس کو حکمران اتحاد اپنی فتح سے تعبیر کرے گا۔ اور شاید اسی لیے اگر آپ غور کریں تو کبھی ہمیں ڈیموکریٹس کے نام سے ایک جو دھڑا ہے وہ سامنے آتا ہوا نظر آتا ہے، پرویز خٹک صاحب کسی دھڑے کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر جہانگیر ترین صاحب میدان عمل میں کود پڑے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ تقریباً 4 حصوں میں تقسیم ہو گئی ہے، اور ایک دھڑے کو عمران خان صاحب لیڈ کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ممکنہ طور پر جو پی ٹی آئی کے اندر الیکٹیبلز ہیں ان کا ووٹ اب عمران خان کے پاس نہیں جائے گا، عمران خان صاحب کا جو اپنا ووٹ بینک ہے وہ عمران خان صاحب کے ساتھ انٹیکٹ رہے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایک کانسٹیٹوئنسی کے اندر جہاں پر الیکٹیبلز عمران خان صاحب کے ساتھ موجود تھے، وہ اگر الگ ہو جاتے ہیں تو ہر ایک کانسٹیٹوئنسی سے عمران خان کو کم از کم 10 سے 15,000 اور بعض حلقوں میں 20 سے 25,000 ووٹوں کا ایک ڈنٹ پڑنے کا امکان ہے، اور اس حوالے سے تمام تر جو کیلکولیشن ہے وہ کی جا چکی ہے۔ اب اگر وہ کیلکولیشن کی جا چکی ہے اور حکمران اتحاد کو اس بات کا گمان ہے کہ جناب اس ووٹ بینک نے تقسیم ہونا ہے، اور خاص طور پر وہ ووٹ بینک جو الیکٹیبلز کا تھا اس نے اپنے حلقوں میں انٹیکٹ رہنا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو انتخابات ہونے جا رہے ہیں اکتوبر کے اندر، وہاں پر عمران خان صاحب کے لیے جیت کے امکانات محدود ہوں گے، ماں سوائے اس کے کوئی ایسی پمبیری نہ ہو جائے، کوئی ایسی آندھی نہ چڑھ جائے، کوئی ایسا جھکڑ نہ چل جائے جو عمران خان کی ہار کو جو ہے وہ جیت میں تبدیل کر دے، اور وہ جو مثال دی جاتے ہیں نا کہ کھمبے جیت جائیں، اس طرح کی کوئی سچویشن نہ ہو تو پھر جو حالات ہیں وہ عمران خان صاحب کے لیے مشکل ہیں۔ اور اس صورتحال میں جو پرو عمران ووٹ ہے وہ اگر جہانگیر ترین گروپ، پرویز خٹک گروپ اور مراد راس اور ہاشم ڈوگر گروپس کے اندر تقسیم ہوگا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ موجودہ حکمران اتحاد کے لیے جیت کے امکانات کچھ زیادہ بڑھ جائیں گے، لہٰذا وہ یہ جو پی ٹی آئی سے نکلنے والے اراکین اسمبلی ہیں ان کو اپنے ساتھ انگیج کرنے میں کچھ زیادہ سیریسنس شو نہیں کر رہے، خاص طور پر مسلم لیگ نون۔ اب اس سچویشن کے اندر جو سب سے بڑا فیکٹر ہے وہ ہے لوگوں کے اوپر جو اس وقت بوجھ ہے مہنگائی کا، ان کو اس سے نجات دینا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کا جو ہیں شہباز شریف صاحب، ان سے ملاقات کا جو دوسرا امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے وہ سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ لوگوں کو ریلیف اس بجٹ میں کیسے دیا جائے، اگرچہ اس وقت آئی ایم ایف کے ساتھ جو پروگرام ہے وہ انٹیکٹ نہیں ہو رہا، حتیٰ کہ سٹاف لیول ایگریمنٹ بھی نہیں ہو رہا، اور اس سچویشن کے اندر اگر ہم نے آگے بڑھنا ہے یا آئی ایم ایف کے ساتھ کسی نئے پروگرام کو انیشیٹ کرنا ہے، تب بھی ہمیں پچھلے پروگرام کے اندر جو ان کے سیلینٹ فیچرز ہیں اس کو اپنی گفتگو کے اندر شامل کرنا پڑے گا، لہٰذا کسی بھی لیول کے اوپر عوام کو کوئی سبسڈی نہیں دی جا سکتی، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بجٹ سے زیادہ امیدیں رکھنا میرا خیال ہے کہ وہ ایک احمقانہ سی بات ہوگی۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر موجودہ حکومت عمران خان صاحب کی طرح معیشت کے اندر کچھ بارودی سرنگیں بچھانا چاہتی ہے تو پھر یہ بالکل ہی ایک الگ کام ہوگا، یہ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ کھیلنے سے مترادف ہوگا، اور موجودہ جو حکومت ہے اور جو حکمران اتحاد ہے اس سے کم از کم اس بات کی توقع نہیں رکھی جا سکتی۔ اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ کیا موجودہ حکومت فضل الرحمان صاحب، آصف علی زرداری صاحب کے کہنے کے بعد بھی لوگوں کو ریلیف فراہم کرتی ہے؟ میرا خیال ہے کہ یہی سب سے امپورٹنٹ سوال ہے، اور اس کے لیے شاید موجودہ حکمران اتحاد اپنی جو لمٹس ہیں اس سے بڑھ کر لوگوں کو ریلیف فراہم نہیں کر پائے گا۔ اس لیے اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی سب سے زیادہ جو اس وقت ریکوائرمنٹ ہے وہ یہ نہیں ہے کہ انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ایک دوسرے کو پاس دے کے گول کرنا ہے، بلکہ ان کے لیے سب سے بڑی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ ایک ایسا ماحول کو تشکیل دیا جائے جہاں پر عوام کا اعتماد موجودہ حکومت پر بڑھے، اور وہ اگلے انتخابات میں جہاں جہاں پر سیٹ ایڈجسٹمنٹس ہیں وہاں پر سیٹ ایڈجسٹمنٹس بھی کریں اور لوگوں کو ریلیف بھی پرووائڈ کریں، اور 9 جون میں آنے والے بجٹ کے اندر کچھ اس طرح کے اقدامات کیے جائیں جہاں پر ان کے لیے کچھ گنجائش بنے، اور اس کے لیے کچھ ماحول ایسا ہے جو بن سکتا ہے۔ خاص طور پر اگر آپ دیکھیں تو
पिछले दिनों पाम ऑयल की कीमतों के अंदर अच्छी खासी कमी आई है, और पाम ऑयल की में इजाफे की वजह से घी की कीमतों में और कुकिंग ऑयल की कीमतों में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ था, ऑलमोस्ट 100% इजाफा हुआ था। अब इंटरनेशनल मार्केट के अंदर पाम ऑयल की जो कीमतें हैं वो ऑलमोस्ट 100% ही कम हुई हैं, लिहाजा वो जो इंक्रीज दिया गया था या हुआ था ये जो घी और कुकिंग ऑयल, कम से कम इसके अंदर कमी आनी चाहिए। और इसकी वजह से जो पोल्ट्री फीड बनती थी उसमें भी इजाफा हुआ था, और अब चूंकि ये पाम ऑयल कम हो गया है लिहाजा पोल्ट्री फीड की कीमत में भी कमी आएगी, और इस वजह से जो पोल्ट्री है उसके में भी जो कमी है आनी चाहिए। और इसके लिए निगरान हुकूमतों को, चाहे वो पंजाब में है या खैबर पख्तूनख्वा में है, उनको अपना रोल प्ले करना चाहिए। लेकिन मौजूदा हालात में ये होता हुआ भी नज़र नहीं आ रहा, लिहाजा ये जो मुलाकातें हो रही हैं ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्शंस जीतने की स्ट्रेटजी बनाने के लिए हो रही हैं, और इस काम को उनको आगे बढ़ाना भी चाहिए, लेकिन सियासत कम से कम आवाम की कीमत पर नहीं होनी चाहिए। दूसरी जानिब हमारी इस्टेब्लिशमेंट है वो इस हवाले से बहुत ही ज़्यादा जिसे हम कह सकते हैं कि टची हैं 9 मई के वाक़यात पर। और अब जिस तरीके से प्रोसिक्यूशन है, चाहे वो पंजाब पुलिस है, खैबर पख्तूनख्वा पुलिस है, और चाहे वो पाकिस्तान की लोअर जुडिशरी है, वो जिस तरीके से इस वक्त चीज़ों को प्लीड कर रहे हैं, हमारी इस्टेब्लिशमेंट के लिए ये सिचुएशन भी किसी तौर पर काबिल कबूल नहीं है, क्योंकि वो ये चाहते हैं कि ये जो 9 मई के वाक़यात हैं ये मुस्तकबिल में दोबारा ना हो, और ऐसी सिचुएशन ना आए जहाँ पर पाकिस्तान के अवाम जो है वो हमारी जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है वो उसके आमने सामने है, क्योंकि इस मरतबा ऐसा होना या किसी भी मॉब का कंटोनमेंट की तरफ जाने के बहुत ही ज़्यादा सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। लिहाजा उनकी एक जानिब तो ये ख्वाहिश है कि ये वो तमाम लोग जो गिरफ़्तार हैं उनको करार वाकई सज़ा दी जाए, और अगर नहीं दी जाती तो फिर मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर इन तमाम लोगों के केसेस को मुंतकिल किया जाए। ना सिर्फ ये बल्कि इससे भी बढ़कर जो ताज़ा तरीन डेवलपमेंट है वो खैबर पख्तूनख्वा में हुई है और वो सामने आई है, और उसके नतीजे में वो तमाम लोग जो किला बाला हसार और दीगर मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के ऊपर हमले में मुलव्वस थे, उन तमाम लोगों ने इन हमलों के बाद जिस जिस गेस्ट हाउस में, जिस जिस रेस्ट हाउस में और किसी दोस्त के घर में जाकर पनाह ली थी, उनको सहूलतकारों का दर्जा देकर उनको भी गिरफ्तारी के अमल का आगाज़ कर दिया गया है। और इस मामले में पहले 19 अफराद के ख़िलाफ़ जो FIRs हैं सहूलतकारी के इल्ज़ाम में, वो ना सिर्फ दर्ज कर ली गई हैं बल्कि इनके मामले को भी उधर ही रेफ़र किया जाएगा जहां पर पहले वाले केसेस रेफ़र किए गए हैं। और ये सिचुएशन वाज़ेह तौर पर एक पैगाम है, और इस पैगाम को समझना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और अगर आप आज की तारीख़ के अंदर देखें तो हमें चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो हर एक मामले के अंदर मुदाखलत करते हुए भी नज़र आते थे, और उससे पहले वो हर एक केस के अंदर एक नई लाइन लेते हुए नजर आते थे। खास तौर पर उन्होंने पार्लियामेंट से बनाए हुए उस बिल पर भी स्टे ऑर्डर दे दिया था जिसने अभी कानून का दर्जा हासिल नहीं किया था। वो अगर हमें राह रास्त पर आते हुए नजर आते हैं, और एक केस के अंदर दौरान समाअत वो इस बात का इजहार करते हैं कि जनाब हमें तो इस मामले की सूझबूझ नहीं है, हम तो इकोनॉमिस्ट नहीं है, हमें इकोनॉमी की समझ नहीं है, हमें ये जो हिसाब किताब है ये हमें नहीं आता, हमें इस चीज़ को मुतल्लिका लोगों के सुपुर्द जो है वो छोड़ देना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि उन्हें इस बात का भी अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि जनाब ये जो कानून साजी है इसे हमें कानून साजों के ज़िम्मे छोड़ देना चाहिए। और इसी तरीके से ये जो मुकदमात हैं जिस तरीके से चल रहे हैं, इन मुकदमात के अंदर भी हमें खामखा इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे हम इन मामलात में आगे बढ़ेंगे वो हमारे लिए सिचुएशन कुछ ज़्यादा ख़राब कर देंगे, और ये सिचुएशन जैसे जैसे ख़राब होगी तो इसके भी यकीनी तौर पर उतने ही ज़्यादा सख्त किस्म के नताइज आएंगे, और हमें उन नताइज को अवॉइड करना चाहिए। अब देखना ये है कि क्या लोअर जुडिशरी इस सारी सिचुएशन को हैंडल कर पाएगी, क्योंकि जिस तरीके से परवेज़ इलाही साहब वाले केस में देखा गया था कि जनाब वो जो जज साहब थे गुजरात के ही विर्क साहब, उन्होंने जिस तरीके से परवेज़ इलाही साहब को रिलीफ दिया था उसके बाद सवाल उठ रहे थे, और उसके बाद जो डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल हैं पंजाब के, वो उसी अदालत के अंदर ना सिर्फ पेश होते हैं बल्कि उनको दिखाते हैं उनकी वो पोस्ट जो अगरचे उन्होंने डिलीट कर दी थी लेकिन उसका रिकॉर्ड तो मौजूद होता था। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो स्क्रीनशॉट्स लेके रख लेते हैं, और उनको ये बताया गया कि जनाब ये आपकी पोस्ट है जो इमरान खान के
ساتھ آپ کی محبت کا ثبوت ہے، لہٰذا بہتر یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ کو ان مقدمات سے الگ کر لیں اور جو دیگر لوگ ہیں انہیں فیصلہ کرنے کے لیے جو ہے وہ ایک سپیس پرووائڈ کریں، کیونکہ جو آپ کا کرش ہے یا جو آپ کی محبت ہے یا جو آپ کی پولیٹیکل ایفیلیشنز ہیں وہ آپ کی ججمنٹ کے اندر بھی نظر آ رہی ہیں، اور آپ کی ججمنٹ کے اندر واضح طور پر قانونی نقائص موجود ہیں، اور اس کے بعد بھی جج صاحب نے ان کی کسٹڈی، پرویز الہی صاحب کی کسٹڈی اینٹی کرپشن کو اور پنجاب پولیس کو نہیں دی، بلکہ ان کو 14 دن کے لیے جوڈیشل کر دیا، تاکہ اس کے بعد بھی جوڈیشل جیسے ہی ان کا کمپلیٹ ہو ان کے وکلا جو ہیں وہ ان کے لیے ضمانت حاصل کر سکیں، اور یہی وہ سب سے امپورٹنٹ پہلو ہے یا جس کا اظہار جو ہے ہمیں اپنی اسٹیبلشمنٹ سے دیکھنے کو مل رہا ہے کہ جناب آپ تو بھول سکتے ہیں، ہم نہیں بھول سکتے، اور میرا خیال ہے کہ ان کو بھولنا بھی نہیں چاہیے اور ہمیں ان کو بھولنے دینا بھی نہیں چاہیے، لیکن اگر یہ ایفیکٹ ہمیں اپر جوڈیشری میں نظر آ رہے ہیں تو پھر ہمیں اس کے ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹس جو ہیں لوور جوڈیشری میں آتے بھی نظر آنے چاہیے، کیونکہ اسی سے ہمیں اس بات کا اندازہ ہو پائے گا کہ جناب واقعتاً ہواؤں نے اپنا رخ بدل لیا ہے۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔